बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस अगर हम स्कीम ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री को देखें तो हमारे पास जस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। और उसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया है टू पार्ट्स में, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है और दूसरा स्पेक्ट्रोमीट्री है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये अकॉर्डिंग टू फाइनल एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन टेक्निक्स का जो है वो प्रिंसिपल मोस्टली पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो इसको जो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से आपने इसका अंडरस्टैंड करना है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो स्टार्ट में हम इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम शॉर्ट नोट्स मेकिंग देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अटैम्प्ट कैसे करना है, और एट दी एंड हम पास्ट बोर्ड के पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन जो है इन टॉपिक्स में से बनकर आया है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक दुआ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए और मतलब आप कह सकते हैं कॉन्टीन्यूसली जो है वो 6 to 10 आवर्स जो है वो स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वो बोर हो जाते हैं, मतलब 2-3 घंटे पढ़ा तो वो बोर हो गए और उनका अब जो है वो अब पढ़ना चाह भी रहे हैं तो वो उनको जो है वो उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना, उनको समझ नहीं आ रहा, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दुआ आपने बिफोर स्टडी पढ़नी है और जब 1-2 घंटे 3 घंटे आप लगातार पढ़ लें तो आपको थोड़ी रेस्ट भी करनी चाहिए, हाफ आवर की रेस्ट कर लें और फिर आप इस दुआ को कंटिन्यूसली रिपीट भी करें, ठीक है। इससे ये होगा कि फिर आप आधे घंटे की रेस्ट के बाद फिर अगेन 3 to 4 आवर्स जो है वो कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग माय स्टडी टाइम जब मैं पढ़ती होती थी स्टूडेंट लाइफ में तो मैंने भी बहुत ज़्यादा इस दुआ को पढ़ा है। तो जब हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और इस इंटेंशन से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें और हमें जो इल्म है वो नफ़े वाला इल्म दें आप, और हम कॉन्टीन्यूसली इतने आवर्स बैठ के पढ़ भी सकें, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करते हैं। तो ये दुआ कुछ इस तरह से है, आप इसको देख लें। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी वर्ज़ुक़नी इल्मन यनफ़अनी, ठीक है। तो ये आप किसी पेज पे लिख के अपने स्टडी टेबल के साथ आप लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कंटिन्यूसली इसको रिपीट करते रहें और आपका पढ़ाई से जो है वो दिल उचाट भी ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, आमीन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्कीम है, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, ठीक है, इसकी कुछ इंट्रोडक्शन उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, टाइप ऑफ एनालिसिस आगे कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, और मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूं कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, यानी आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि अब जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, आइदर वो किसी आप कह लो कि मेडिसिन फैक्ट्री में हुई है, यानी पहले किसी चीज़ की दवाई नहीं थी, फिर साइंटिस्ट ने जो है वो उसकी दवाई बनाई, पहले से ऑलरेडी मौजूद जो भी उनके पास केमिकल्स थे उनको मिक्स किया, कोई नई चीज़ बनाई, या किसी भी और फील्ड में, ठीक है, इंडस्ट्री में, क्लॉथिंग इंडस्ट्री है या कोई भी आप इंडस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, पहले चीज़ नहीं थी और उसको बनाया जब गया, तो इसका मतलब है जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो उसको एनालाइज किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि वेदर ये जो चीज़ हमने बना ली ये बन भी गई है या नहीं, ठीक है। तो उसको हम डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स से जो है वो कंफर्म करते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट है, उसमें ये बॉन्ड्स प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पहले जो है ना क्लासिकल मेथड्स या ओल्ड मेथड्स जो थे कंबस्शन एनालिसिस यूज़ होती थी, ठीक है। उसमें क्या होता था कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपके
प्रोडक्ट में है तो सिर्फ वही डिटेक्ट हो सकता था, लेकिन आहिस्ते से जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, नई एनालिटिकल टेक्निक्स बनती गई, तो उनके थ्रू हम अपने जो भी हम नई प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसका प्रॉपर फुली स्ट्रक्चर भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यस जो हमने बनाया है प्रोडक्ट उसमें कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल है, डबल है, या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, या किस तरीके से पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप 2, 3 या मोर देन दिस जो है वो आप डिफरेंट टेक्निक्स का हेल्प लेके तो आप जो है वो अपना स्ट्रक्चर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मतलब हो गया कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री वाकई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी नई चीज़ बनती है लैब में तो आप जब तक प्रूव नहीं करेंगे तो कि ये यही चीज़ है तो वो आपकी आगे से फर्दर यूटिलाइज भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। मींस कि अगर आपके पास कोई भी सैंपल है, ठीक है, सबसे पहले तो उसको आप जिस चीज़ को भी एनालाइज करना चाहते हैं उसको अदर इम्प्योरिटीज से आप सेपरेट कर लें और उसके बाद उसको एनालाइज करें डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, मींस कि सबसे पहले सेपरेशन होगी और उसके बाद एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एनालिसिस की कितनी टाइप्स हैं। 2 टाइप्स के एनालिसिस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल। मींस कि अगर हमारे पास जैसे कि ये एग्जांपल है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या करता है, इट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आपको पता है कि 6 कार्बन्स होते हैं और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म किया जाएगा तो एग्जैक्ट हमें हर कंपोनेंट का नंबर भी पता चलेगा, अमाउंट भी पता चलेगी। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो इस सैंपल में प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो ओल्ड या क्लासिकल मेथड था कंबस्टन एनालिसिस आपकी बुक में भी है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे और हम जस्ट जो है वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस को भी हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सिंपल ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है हम एनर्जी या रेडिएशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीट्री में जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाएंगे सैंपल के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री 2 डिफरेंट आपके पास जो है वो टेक्निक्स आ जाती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीट्री में हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन फॉल करवाएंगे सैंपल के ऊपर, लेकिन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो रेडिएशंस फॉल करवाई जाएंगी और हम जो है वो 5 टाइप्स की जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है कि डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक ऐसी साइंस है, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। मींस कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैटर के ऊपर फॉल करवाएंगे, तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस इंस्ट्रूमेंटेशन कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू एग्जामिन द रेडिएशंस इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द केमिकल्स, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये पूरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, साइंस है, तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं
उनको यूटिलाइज करते हुए जो भी रेडिएशंस हम सैंपल पे फॉल करवाते हैं, कितनी एब्जॉर्ब हो गई हैं, कितनी इमिट हो गई हैं, ठीक है, उनको नोट किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या कर रहे हैं, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को सैंपल पे फॉल करवाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्या, ठीक है, इनको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉमनली नोन एज रेडिएशन एनर्जी सच एज लाइट एनर्जी। जैसे कि हमारे पास लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी भी तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, ठीक है। ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमें नज़र भी आती है। इसके अलावा और बहुत सी रेडिएशंस हैं जो कि हमारी जो व्यूइंग साइट है उसकी लिमिट से जो है वो बाहर एग्जिस्ट करती है, हम उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते उस एनर्जी को, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक, ठीक है, यानी ये जो ट्रैवल करती है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इनकी जो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि दीज आर लाइक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, और इनको हम फोटॉन्स भी कहते हैं। यानी ये हमारे पास पैकेट्स ऑफ एनर्जीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये अब पार्टिकल लाइक नेचर है इनकी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। देखिए हमारे पास ओनली हमें जो है ना वो विजिबल रेडिएशंस नज़र आती हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आती। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, IR, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ओके, हम ये देखें, ये पूरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ गामा रेज से लेकर जो है वो रेडियो वेव्स तक अकॉर्डिंग टू, देखें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ से देखें गामा रेस की वेवलेंथ आपको छोटी नज़र आ रही है, स्मॉल, और जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ मूव करेंगे वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी आती है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वही बात है कि शॉर्ट वेवलेंथ की अगर रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पास कर जाएंगी, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और लार्ज वेवलेंथ वाली 1 सेकेंड में कम पास करेंगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। सिर्फ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें ये वाला पोर्शन, विजिबल पोर्शन जो है वो नज़र आता है, ठीक है। नेकेड आई से हम इसको देख सकते हैं, कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन बाकी हम जो है वो नहीं देख सकते। इसी तरह अगर हम एनर्जी के लिहाज से देखें तो जहाँ पर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो हाई होगी, ठीक है, हाई एनर्जी होंगी, और ये लो एनर्जी रेडिएशंस होंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एनर्जी इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाने की बात करूं सैंपल पे, और हमने उनकी जो है वो इंटरेक्शन को नोट डाउन करना है, और हम कितनी किस्म की टेक्निक्स जो है वो यहाँ से स्टडी करेंगे, तो हमारे पास देखें अल्ट्रा वायलेट और विजिबल पोर्शन को जब हम फॉल करवाएंगे तो हम अनसेचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, या अनसेचुरेशन की वजह से जो कॉन्जुगेशन आ रही होती है, यानी डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेशन भी होती है ना मॉलिक्यूल में, तो हम यूवी विजिबल से वो फाइंड आउट कर सकते हैं अनसेचुरेशन और कॉन्जुगेशन, ठीक है। फिर IR रेडिएशंस फॉल अगर करवाएंगे सैंपल पे तो हम उसमें किस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो डिटेक्ट कर सकेंगे। और रेडियो वेव्स को जब फॉल करवाएंगे, ठीक है, सैंपल पे, तो हम NMR टेक्निक को यूज़ करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, NMR टेक्निक्स आगे फर्दर भी बहुत टाइप्स की होती हैं, मीन्स के प्रोटॉन NMR, कार्बन NMR, नाइट्रोजन NMR एंड सो ऑन, ठीक है, कि आप किस किस्म का NMR यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटॉन NMR यूज़ करें तो आपके सैंपल में कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं और उनका नंबर क्या है, ठीक है, हर टाइप के जो प्रोटॉन है वो कितने हैं, नंबर में कितने हैं, वो भी जो है वो हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने कौन कौन सी IR रेडिएशंस यूज़ करनी है, UV विजिबल, IR, NMR, ठीक है।
यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फर्दर क्या क्या कवर कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हमने देखा कि जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, देखिए कितनी डिफरेंट तरह की वेवलेंथ्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो और हर वेवलेंथ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी है, ठीक है, कि वो उस एनर्जी से क्या क्या काम कर सकती है रेडिएशन। एंड रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम फर्दर किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। The whole electromagnetic spectrum can be conveniently divided into several regions. Each region can be divided by limits of the 4 parameters. जैसे कि हमने देखा कि हमने वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली रेडिएशंस को जो है वो अरेंज किया हुआ था। फ्रीक्वेंसी भी हमने देखी कि हमारे पास लेफ्ट साइड से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, फिर आस्ते आस्ते जाते जाते फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसी तरीके से हम वेव नंबर और एनर्जी के अकॉर्डिंगली भी हम उनको देख सकते हैं कि हमारे पास गैमा रेज से जब हम रेडियो वेव्स की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशंस होंगी और राइट साइड पे मूव करते करते हमारे पास लो एनर्जी की रेडिएशंस हो जाएंगी। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिनके अकॉर्डिंगली हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दी हुई है। इसी तरह से हमारे पास आपकी बुक में एक और कॉलम भी बना हुआ है वेव नंबर का, ठीक है, और उनकी सारी रेंजेस दी हुई हैं। तो बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि ये क्या हमें रेंजेस याद करनी है। देखें जो हम टेक्निक डिटेल में पढ़ेंगे ना, जैसे IR वगैरह, ठीक है, तो उनकी जो उस टॉपिक के अंदर रेंज दी हुई है वो सिर्फ आपने याद करनी है, आपने टेबल्स याद नहीं करने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। मीन्स कि पूरा यानी जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाना है मैटर के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो काम क्या करेंगी, ठीक है, उस चीज़ को हमने देखना है। और बेसिकली पूछा भी यही जाता है एग्जाम में कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेडिएशंस इंटरेक्ट विद केमिकल्स इन डिफरेंट वेज, क्योंकि हर रेडिएशन की अपनी एनर्जी है। The compounds interact with electromagnetic radiations and absorb energy. जब एक कंपाउंड इंटरेक्ट करेगा ना तो वो बेसिकली अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो भी रेडिएशन आप फॉल करवाते जाएं सैंपल के ऊपर वो सारी की सारी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब कंपाउंड इंटरेक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस हैं उन्हीं को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेडिएशंस। और अब वो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं। अगर लो एनर्जी रेडिएशंस होंगी तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर रोटेशन परफॉर्म कर सकती हैं और बॉन्ड को वाइब्रेट करवा सकती हैं, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास सैंपल उसके बॉन्ड्स को वाइब्रेट करवा सकती हैं या रोटेट करवा सकती हैं, ठीक है। और अगर हाई एनर्जी रेडिएशंस हम फॉल करवा रहे हैं तो वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकती है, ठीक है, बॉन्ड क्लीव भी कर सकता है। मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी पर जो है वो जंप कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, क्योंकि एनर्जी आप ज़्यादा फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, हाई एनर्जी की रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं। या बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है, बॉन्ड क्लीवेज हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब एब्जॉर्प्शन जो होगी, मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं आपका सैंपल जो है वो सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सिलेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन विच डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन का मतलब है जो भी चेंज आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिलेक्टिव या पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए उस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। The absorption of radiation is selective for a particular transition which depends on the structure of the molecule. Molecule की structure जैसी होगी उसके accordingly वो particular radiation जो है वो absorb करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया, हमने 2 रिएक्टेंट्स मिलाए, उससे तीसरा बन गया, ठीक है। जैसे कि अब आप ऑर्गेनिक में करते हैं कि भाई हमने ये एल्केन था उसमें
हमने कुछ डाला, रिएक्शन हुआ, फर्दर कुछ भी बन गया, समझो अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब आप परफॉर्म कैसे करेंगे? आपके पास बीकर है, आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट नज़र आ रही है, अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये अल्कोहल है, ठीक है। तो बेसिकली आप यही डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स हैं उन सबको जो है वो सैंपल अपना देकर आएंगे, ठीक है। आईआर वालों को भी, आईआर जो टेक्निक है उसमें भी अपना सैंपल देंगे, ठीक है। यूवी विजिबल में भी देंगे, ठीक है। एनएमआर में भी देंगे, और ये सब टेक्निक्स आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी जिससे यानी जो स्पेक्ट्रा बनेंगे, आपके सैंपल के स्पेक्ट्रा बनेंगे, वो आपको कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे जिसको आप कंपेयर करेंगे, जो ऑलरेडी लिटरेचर में पीक्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे और आप बताएंगे कि जी हमारे सैंपल में ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, द वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन कंपाउंड्स आर कोरिलेटेड विद द वेवलेंथ्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन कंपाउंड्स। मीन्स कि जो हमारे पास लिटरेचर में ऑलरेडी आपके जो बुक है उसमें भी आप आईआर या एनएमआर में देख लें, पीक्स देख लें, ठीक है। उन पीक्स को ऑलरेडी नॉन पीक्स हैं, यानी मीन्स कि कार्बन हाइड्रोजन की पीक कहाँ आ रही है, कार्बन ऑक्सीजन की पीक कहाँ आ रही है, तो वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो उन वैल्यूज़ को आप कंपेयर करेंगे विद अननोन कंपाउंड्स, यानी आपके अननोन कंपाउंड की में कौन कौन सी पीक्स आ रही हैं, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करेंगे। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ अननोन कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हम अननोन कंपाउंड में बता सकते हैं कि जो नया बना है उसमें कौन कौन से जो है वो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, वो भी हम बता सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि इस पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया है। ये सारा काम जो है वो एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। और हर टेक्निक का अपना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा, ठीक है। आईआर का अपना होगा, एनएमआर का अपना होगा, यूवी का अपना। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर the amount of electromagnetic radiations absorbed by a compound is called spectrophotometer और स्पेक्ट्रोमीटर, ओके। तो इसकी फर्दर कंस्ट्रक्शन के आपके पास पॉइंट्स दिए हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स और रेडिएशन, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटर, टू सिलेक्ट मोनोक्रोमेटर एक प्रिज्म होता है जो कि होल पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज होती है उसमें से डिजायर्ड वेवलेंथ को अलग करता है और उसको ही हम फॉल करवाएंगे, ठीक है। टू सिलेक्ट द डिजायर्ड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, फिर हम उसको सैंपल जो है सैंपल को वेट सैंपल का जो भी हमारे पास सेल है उसको हम सैंपल कोविड कहते हैं जिसमें हमने अपना सैंपल डाला होता है। देन फोर्थ जो है इसका पार्ट है डिटेक्टर, डिटेक्टर टू डिटेक्ट द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल। और लास्ट में हमारे पास रिकॉर्डर होता है और उसमें हम जो है वो रिजल्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। द रिजल्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द स्पेक्ट्रोग्राफ अगेंस्ट द वेवलेंथ और वेव नंबर, ठीक है। तो हमारे पास एक पूरा स्पेक्ट्रम आ जाता है। तो आपकी बुक में इस तरीके से जो है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो बना हुआ है। आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। ये देखें, लाइट सोर्स, प्रिज्म, सैंपल, कोविड, डिटेक्टर एंड ग्राफ, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है वो टू पार्ट्स में बीम को डिवाइड कर दिया जाता है और इस पॉइंट पे कलेक्ट कर लिया जाता है ताकि कंपेयर करके डिटेक्टर जो है वो रिजल्ट्स को बनाए। और इस तरीके से आप जो है वो सिंपल भी बना सकते हैं। ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है। तो अगर आपको वो मुश्किल वाली याद नहीं हो रही तो आप ये सिंपल वाली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसका प्रिंसिपल यानी किस तरह से रेडिएशंस इंटरेक्ट करेंगी, और एट द एंड कि ये सारा काम एक इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। और उसके कितने पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की शॉर्ट नोट्स मेकिंग कैसे करनी है। मतलब स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है लेकिन वो जो है वो इन्फॉर्मेशन को कंपाइल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें कि आपने किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जाम्स में अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पॉइंट्स देख लें, यहाँ पर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और ये जो है इसकी बोथ प्रॉपर्टीज होती हैं वेव एंड पार्टिकल लाइक, ठीक है। उसके बाद उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आपने बताना है कि वो एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ कवर कर रहा है और हर वेवलेंथ की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम फर्दर जो है वो सेवरल रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 4 पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास टोटल 4 पॉइंट्स बने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, यानी उसको आपने अगर एक्सप्लेन करना है, बताना है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर आप ज़रा नोट डाउन कर लें, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर लें कि किस तरह से हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है वो 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, और मींस कि उसका बताया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन विद मैटर नोट डाउन करती है। देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बताया, फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि ये जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। जितनी रेडिएशंस फॉल कराएंगे सबकी सब एब्जॉर्ब नहीं होंगी। और अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे हम करते हैं, हम नोन कंपाउंड्स का जो लिटरेचर में पीक्स गिवन है उनके साथ कोरिलेट करते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ अननोन कंपाउंड, तो उस इंफॉर्मेशन से जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अननोन कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपने अपने नोट डाउन करना है और इसी तरीके से एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है। लास्ट में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का नोट्स हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जो कि जितनी भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब या इमिट हो रही हैं उनको नोट डाउन करता है, और उसके ये 5 पार्ट्स हैं। और अगर आपको मुश्किल सी उसकी डायग्राम याद नहीं हो रही तो आप सिंपल वंस ड्रॉ करें, लेकिन ड्रॉ ज़रूर करें। ठीक है, नाउ इन द लास्ट विल सी के स्पेक्ट्रोस्कोपी में से कितने जो है वो क्वेश्चन या किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पास्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। 2019 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 7 मार्क्स का, डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन पूछा है इवनिंग पेपर में, राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया, तो वो मैंने आपको लिखवा लिया है। देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको लग रहा है कि ये इतना ढेर सारा इतना बड़ा सारा हम 3 नंबर में कैसे लिख लें। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपने बताना ही है, बेसिक प्रिंसिपल ये है। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए हैं। एक अगर ये आपने बताना है तो बता दें कि बेसिकली जो है वो एब्जॉर्प्शन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, और अननोन का स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करने के लिए हम उसको नोन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये वाला पार्ट आप 3 नंबर के क्वेश्चन में मस्ट लिखेंगे। अगेन 2018 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो डिटेल में कवर कर लिया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम जो है वो आईआर एंड यूवी विजिबल को कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।